एवरीवन, ये वीडियो क्लास 12th के ब्यूटी एंड वेलनेस स्टूडेंट्स के लिए है। जॉब रोल ब्यूटी थेरेपिस्ट, सब्जेक्ट कोड 807, यूनिट नंबर 4, क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जो मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ वह एनसीईआरटी का मटेरियल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से इसे समझें। जो इसका लिंक है बुक का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप खुद से भी पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। ये यूनिट समझने के बाद आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, क्योंकि आप ब्यूटी थेरेपिस्ट का ये कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास में। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मतलब किस तरीके से एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को खुद को कंडक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप ये समझेंगे कि प्रोफेशनल स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है इस फील्ड में, जैसे कि डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम्स को कितना क्विक एंड प्रॉम्प्ट सॉल्व कर सकते हो, प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कस्टमर सेंट्रिसिटी कैसे मेंटेन करनी है। उसके बाद आप लैंग्वेज स्किल्स की इंपॉर्टेंस भी समझोगे और वर्क प्लेस में आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है आप वो सब भी समझोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विस की। तो क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जहां पे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोफेशनल सर्विस किस पे डिपेंड करती है कि ऑपरेटर यानी कि आप कितने इफेक्टिव हो और आप किस तरीके से सैलून को रन कर रहे हो। ठीक है, सैलून क्या है? एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर ब्यूटी प्रोसीजर्स किए जाते हैं। तो इफेक्टिव सैलून प्रोसीजर्स में क्या होगा? कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। कंसिस्टेंट मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस आप दे रहे हो एक बार, वो हर बार आपका जो स्टैंडर्ड है वो उतना ही रहे, कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि एक सर्विस बहुत अच्छा दिया, दूसरा सर्विस आपने उतना अच्छा नहीं दिया। एलोकेटिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सैलून में ये फिक्स रहना चाहिए कि किसका क्या काम है, ये प्रॉपरली एलोकेट होना जरूरी है। और आपको इंश्योर करना है कि जो रूटीन जॉब्स हैं वो भूली नहीं जा रही, मतलब जो भी आपको काम सैलून में करने हैं टू कीप इट नीट एंड टाइडी, वो आपको रूटीन जॉब करने और उसके रोस्टर, उसका स्केड्यूल बनना जरूरी है। आगे देखिए, गुड हाउसकीपिंग की यहाँ पे बात की गई है। हाउसकीपिंग यानी कि आप कैसे अपनी फैसिलिटी को किस तरीके से नीट एंड टाइडी रख रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी आप उसे कैसा रख रहे हैं। तो अगर आप अच्छी हाउसकीपिंग करते हैं अपने सैलून की, तो उससे आपके सैलून की इमेज अच्छी रहती है और उससे आपके सैलून की हेल्थ एंड सेफ्टी भी अच्छी रहती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेशन नंबर 1, क्रिएटिंग पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसमें हम क्या समझेंगे कि सैलून में अच्छी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल मैनर में कम्युनिकेट कैसे करना है क्लाइंट्स के साथ जो आपके सैलून में सर्विस लेने के लिए आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स को आप कैसे हैंडल करेंगे इफेक्टिवली, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सैलून में उसे डिस्क्राइब करेंगे, और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस भी हम समझेंगे कि टीम में काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आप एक इफेक्टिव टीम प्लेयर बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे करते हैं कि क्लाइंट जब आपके सैलून में आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो सैलून है वो क्लीन एंड टाइडी हो, यानी कि साफ सुथरा हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसेप्शन एरिया जो है वो आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन अ सैलून, तो इसका आंसर क्या होगा? रिसेप्शन एरिया, क्योंकि जो क्लाइंट है वो सबसे पहले कहां जाएगा? रिसेप्शन एरिया में जाएगा। द वेल ऑर्गेनाइज्ड रिसेप्शन विल मेक द क्लाइंट फील हैप्पी एंड अश्योर्ड ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, यानी कि अगर आपका रिसेप्शन वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो क्लाइंट खुश होगा और उसको ये लगेगा कि मैं सही जगह पर आई हूं या आया हूं। क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्लाइंट आपके सैलून में आके ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे केयर प्रोवाइड करें और आप उसे कंफर्ट दें, और इसी के सारे एफर्ट्स करने जरूरी हैं, फ्रॉम स्केड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट टू द पेमेंट। मतलब जब से क्लाइंट जो है अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करता है और जब वो सर्विस के लिए पे करता है, वो जो पूरा साइकिल है उसका, उस पूरे साइकिल में थ्रू आउट उसको कंफर्टेबल और केयर महसूस होनी चाहिए। अब देखिए आगे, स्केड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट को हमें स्केड्यूल करना है टाइम से और इफेक्टिवली। रिसेप्शन एरिया आप समझते हैं जहां पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है क्लाइंट का, जहां पर वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने आता है और सर्विस के बारे में जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए आता है। नेक्स्ट इज सर्विस एरिया। सर्विस एरिया वो एरिया होता है जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की या किसी भी तरीके की स्किन केयर ट्रीटमेंट्स की। उसके बाद है इंटरेक्शन विद द रिसेप्शनिस्ट और सर्विस। आप रिसेप्शनिस्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी सर्विस कैसी है, वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द सर्विस। सर्विस की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस क्या है आपके सैलून में, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटल पेमेंट्स बहुत आ गई हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, कुछ लोग कैश में पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर हमारे सैलून में अलग अलग पेमेंट प्रोसेसेस होंगे तो कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स विल ऑलवेज बी हैप्पी लुकिंग एट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑप्शंस।
सबसे पहले देखते हैं रिसेप्शन एरिया। अब ये क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में भी है कि आप अपने रिसेप्शन एरिया को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, रिसेप्शन डेस्क इज ऑलवेज टाइडी। जो रिसेप्शन का डेस्क होता है वो हमेशा टाइडी, साफ सुथरा होता है। सेकेंड, फ्लावर्स आर रिप्लेस्ड एटलीस्ट वंस अ वीक। हफ्ते में कम से कम एक बार आप फ्लावर्स को रिप्लेस करेंगे। फ्लावर्स मतलब जो फूल है, ठीक है, जो भी आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। अगर फ्लावर्स नहीं रखे हुए हैं तो जो भी आइटम्स रखते हो उसको बार बार आपको क्लीन करना है, कम से कम वंस अ वीक तो करना ही है। थर्ड इज करंट मैगजीन्स आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए ना करंट मैगजीन्स अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ इज एम्प्टी कप्स आर रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जो कप है, कप में जो टी कॉफी ले रहे हैं क्लाइंट्स या कस्टमर्स, उसको भी जब वंस दे कंज्यूम दैट, उसके बाद आपको उसको हटाना जरूरी है वहां से, ताकि वो जो जूठे कप्स हैं वो वहां पे ना पड़े रहें उससे, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं सैलॉन स्टाफ रूम। सैलॉन स्टाफ रूम क्या होता है? सैलॉन स्टाफ रूम वो कमरा है, वो रूम है, वो एरिया है, लाउंज एरिया भी हो सकता है, जहां पे उस सैलॉन के सारे स्टाफ मेंबर्स बैठेंगे, उसको यूज करेंगे, वहां पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे बिटवीन द सर्विसेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाफ रूम के बाद, यूज करने के बाद हमें ये इंश्योर करना है कि सारी किताबें, मैनुअल्स और मैगजीन्स जो है वो सही जगह पे वापस रख दो जहां से आपने निकाली थी। सेकेंड है योर डिशेज हैव बीन वॉश्ड एंड पुट अवे। यानी कि आप जिस भी बर्तन में खाना खा रहे हैं या जो भी आपने कप, सॉसर कुछ भी यूज किया है या अपना टिफिन आप घर से लेके आए, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वॉश्ड एंड पुट अवे। थर्ड थिंग इज योर क्लाइंट्स डिशेज हैव बीन वॉश्ड एंड पुट अवे। आपका क्लाइंट कुछ अगर कंज्यूम कर रहा है रिफ्रेशमेंट्स, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि उसको आपको गार्बेज में डालना है या उसको आपको डिस्पोज कर देना है। आगे देखिए प्रोवाइडिंग अ केयरिंग एनवायरनमेंट। अब हम अपने क्लाइंट को उसको केयरिंग एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करें सैलॉन में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्लाइंट्स लाइक टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। क्लाइंट को कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करने की इच्छा होती है जब वो सैलून में जाते हैं और वो अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ना कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट को केयरिंग एनवायरनमेंट देना चाहते हो तो उसके कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड को डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना अपने एक्ट्स के थ्रू कि आप पॉजिटिव हैं टूवर्ड्स वर्क, काम के प्रति और दूसरे लोगों के प्रति। उसके बाद क्लीन एंड नीट अपीयरेंस रखने से भी आप केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, आप एक फ्रेंडली और कर्टियस एटीट्यूड दिखा सकते हो। आप एक्नॉलेज करो क्लाइंट को। अगर आप किसी और के साथ फोन पे बात भी कर रहे हो तब भी आपको क्लाइंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट या कस्टमर वेट कर रहा है अपनी टर्न के लिए, तो आपको एक्नॉलेज करना है बीच में कि आई नो दैट यू आर वेटिंग एंड हम कोशिश कर रहे हैं दैट यू गेट योर टर्न एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखिए हैव हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्डक्ट। आपका खुद का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज आप पंक्चुअल रहने जरूरी है। पंक्चुअल मतलब समय पे सब चीजें करना। रिलायबल मतलब कि आप पे भरोसे पे कोई काम छोड़ा जा सके। और एफिशिएंट मतलब कि आप प्रोडक्टिव व्यक्ति हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है तो आप उसमें अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली उस काम को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा है कि अगर आप काम के लिए लेट है, सपोज आप ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं और आप आज लेट हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, सैलून को कॉल करके इमीडिएटली बताना है। या फिर आप रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल है, मतलब आपका स्केड्यूल से आप पीछे चल रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को भी डिले को एक्सप्लेन करेंगे ताकि क्लाइंट समझे। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो समझते हैं इश्यूज। ठीक है, इन केस अगर आप लेट हो रहे हो। उसके बाद अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब अगर आपकी वजह से किसी क्लाइंट को परेशानी हो रही है तो आपको उसको अपोलोजाइज करना है, यानी कि माफी आपको मांगनी चाहिए। यू शुड बी सॉरी फॉर दैट एंड यू शुड नॉट ब्लेम एनीवन। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि मेरी वजह से हुआ या दूसरे स्टाफ की वजह से हुआ या दूसरे सैलून की वजह से हुआ या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो सब आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस नहीं करना है। फिर देखिए बी रीअश्योरिंग टू द क्लाइंट। क्लाइंट को रीअश्योर कीजिए, उसको बार बार बताइए कि आपका काम हो जाएगा और आप अपना बिहेवियर भी अच्छा रखेंगे, अपने क्लाइंट के टूवर्ड्स फुल अटेंशन देंगे। तो ये वो सारे पॉइंट्स है जिससे हम बता सकते हैं कि हम एक जो है केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट चीज है कि आप अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल कैसे महसूस कराएंगे। सबसे पहले कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आपके सैलून में ब्यूटी एंड वेलनेस की करंट मैगजीन्स होनी चाहिए जो वो रीड कर सके। सेकंड, आप उसको बीच बीच में टी या कॉफी पूछते रहो या कुछ रिफ्रेशमेंट्स पूछ लो जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाए और उसको टाइम पास करने में भी थोड़ी सी आसानी हो आपके क्लाइंट को। तीसरा है एंश्योर द हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इज टर्न ऑन ईच मॉर्निंग। तो अगर गर्मियों का मौसम है तो एयर कंडीशन चलाइए और अगर सर्दी बहुत हो रही है तो हीटिंग सिस्टम हो तो बेटर है ताकि क्लाइंट को थोड़ा कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये वाला आप फिगर देखिए, इसमें ये लड़का और लड़की बने हुए हैं, सेंडर है रिसीवर है, मतलब ये कुछ बोल रहा है इस लड़की से और ये लड़की वापस उसको रिप्लाई दे रही है। तो ये सेंडर हो गई और ये रिसीवर हो गई और ये लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेज। और ये लड़की जब वापस इस लड़के को
रिस्पॉन्स दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंफर्मेशन या फीडबैक। तो यही होता है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग और कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द हेल्प ऑफ मैसेजेस यूजिंग मेथड्स लाइक स्पीच, राइटिंग, विजुअल्स, सिग्नल्स, बिहेवियर। मतलब जब आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो अपने स्पीच के थ्रू, अपने लिखाई के थ्रू, राइटिंग, अपने विजुअल्स मतलब फोटो दिखा के, या फिर कोई सिग्नल देके, या फिर अपने बिहेवियर व्यवहार से, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। ये जो आपका मैसेज देने का जो प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होता है जब जो व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको वो पूरी बात जो है समझ में आ गई। आगे देखते हैं आंसरिंग द टेलीफोन। अब टेलीफोन एटिकेट वाला टॉपिक आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैलॉन का जो ओपिनियन है, मतलब जो सैलॉन के बारे में जो राय होती है ना, वो कैसे पता चलती है, ऑपरेटर के टेलीफोन टेक्निक से। मतलब जो भी वहां पे ऑपरेटर बैठा होगा फ्रंट डेस्क पे या रिसेप्शन पे, वो किस तरीके से टेलीफोन पे बात कर रही है वो मैटर करेगा। उससे कस्टमर के माइंड में आपके सैलॉन की राय बनेगी। ठीक है। कस्टमर्स कैन बी लॉस्ट थ्रू पुअर टेलीफोन सर्विस। अगर आपकी टेलीफोनिक सर्विस अच्छी नहीं, मतलब आप फोन पे सही से बात नहीं कर सकते, तो कस्टमर आप लूज कर सकते हैं। हो सकता है वो कस्टमर आपके सैलॉन में नहीं आया जस्ट बिकॉज कि आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया ओवर द टेलीफोन। ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन टेक्निक्स आना जरूरी है और इसीलिए हम इस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कम्युनिकेटिंग बाय टेलीफोन। जब हम टेलीफोन से कम्युनिकेट करें, अब टेलीफोन से करो या मोबाइल से बात करो, किसी से भी करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि टेलीफोन पे मैं अपने आप को कैसे एक्टिव और एनर्जेटिक दिखाऊं। तो यहां पर दो चीजें कही गई हैं कि देखिए, फेस टू फेस किसी से बात करना और फोन पे बात करने में अंतर होता है। फेस टू फेस में हमें क्या पता चलता है, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज हमें पता चल जाती है। लेकिन जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमें सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता। हमें क्या दिखता है, क्या हमें मैटर करता है, टोन ऑफ वॉइस, हमारी आवाज की टोन क्या है, इंटोनेशन क्या है, हम किस तरीके से साउंड का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा वॉल्यूम कितना है, हम बहुत धीरे बोलते हैं या बहुत तेज बोलते हैं। तो ये सब मैटर करता है जब आप फोन पे बात कर रहे हो इन कंपैरिजन टू फेस। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक देखो, टेलीफोन कम्युनिकेशन में 75% आपकी टोन मैटर करती है, मतलब आपने किस स्टाइल से किस ढंग से बोला है, और सिर्फ 25% मैटर करता है कि आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए। कहने का मतलब ये है कि टोन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से। ठीक है। चाहे आपने अच्छी बात बोली हो, लेकिन अच्छी बात भी अगर गलत तरीके से बोलिए तो वो भी लोगों को भाएगी नहीं, वो लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें अपनी टोन का भी ख्याल रखना जब हम क्लाइंट्स एंड कस्टमर से बात कर रहे हैं। अब जब टेलीफोन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला है वॉइस, दूसरा है वर्ड्स और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। सबसे पहले वॉइस देखो। वॉइस में हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू स्पीक क्लियरली। हमें बिल्कुल साफ बात करनी है। साफ मतलब क्लियर शब्द होने चाहिए, क्लियर वॉइस होनी चाहिए। आप कुछ खाते हुए बात नहीं करेंगे, कुछ पीते हुए बात नहीं करेंगे। राइट। सेकेंड इज स्पीक डायरेक्टली इनटू द माउथ पीस। माउथ पीस मतलब जब हम फोन उठाते हैं तो उसमें जो आपका माउथ पीस होता है, जहां पर आवाज आती है, जो स्पीकर होता है, उसके आपका जो माउथ है वो स्पीकर के पास होना चाहिए ताकि आपकी आवाज जो है क्लियरली आ पाए। अदरवाइज अगर वो इधर उधर फोन होगा या मोबाइल फोन थोड़ा दूर होगा तो आपकी आवाज वो सही से कैच नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ यू आर सिटिंग, अगर आप बैठे हैं तो स्लंप मत कीजिए। स्लंप मतलब कि आप जैसे होता है ना कुर्सी पे आप लटक के बैठते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका जो पोस्चर है वो आपकी आवाज को इफेक्ट करेगा। पोस्चर मतलब आपके बैठने उठने का तरीका आपकी आवाज को इफेक्ट करेगा। जैसे इस टाइम पे मेरी जो आवाज आपको आ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं लेट के आराम से रिलैक्स करके आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी चेयर पे आराम से बैठी हुई हूँ ताकि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आए। राइट। बी एफिशिएंट बट फ्रेंडली एंड स्माइल। तो वॉइस में ये भी ख्याल रखना होता है कि हमें एफिशिएंट तो रहना ही है, काम की बात तो करनी है, लेकिन हमें फ्रेंडली भी रहना है और स्माइल भी करना है। कहाँ स्माइल करना है? फोन पे स्माइल करना है। राइट। ताकि हमारी आवाज में भी वो झलके। नेक्स्ट है वर्ड्स। हमें अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि लिसनर हमें नहीं देख सकता। तो हमें बार बार मतलब एक बार आप जरूर कंफर्म कर लो नाम, टाइम, डेट और फोन नंबर। जो भी कॉलर है, जो भी फोन करने वाला है ना, उसका नाम, उसका टाइम, कितने बजे उसने फोन किया, किस डेट पे उसने फोन किया, और उनका रिटर्न फोन नंबर क्या है। मतलब वापस अगर आपको कॉल करना हो तो कॉल बैक नंबर भी आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे आप किसी को हेलो बोलो, तो हेलो से भी पता चल जाता है कि आप हैप्पी हो, बोर्ड हो या हैसल्ड हो। आपकी हेलो बता देगी कि आपका आज मूड कैसा है, आप कैसा आज फील कर रहे हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो। इवन सामने वाला आपको नहीं देख सकता है, फिर भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करो, अपने बॉडी लैंग्वेज जेस्चर का इस्तेमाल करो, ताकि वो आपकी आवाज में भी रिफ्लेक्ट हो।
ठीक है। स्माइल इवन दो इट कांट बी सीन, मतलब आपको मुस्कुरा के बात करनी चाहिए क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है आपकी आवाज में। फिर फोकस योर आइज ऑन समथिंग दैट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कम्युनिकेशन, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो ना तो कुछ किसी एक चीज पे फोकस करके बात करो ताकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, आप किसी और चीज के बारे में ना सोचने लगो। उसके बाद आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, अपने पॉजेस ध्यान से दो। पॉजेस मतलब ज्यादा रुक रुक के भी नहीं बोलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही लगातार आप बोलते जा रहे हैं। आपको थोड़ा पॉज लेके सामने वाले को समझ के बात करनी है। उसके बाद ब्रीथिंग पैटर्न्स, जैसे कई बार ऐसा होता है हम टेलीफोन पे बात करें लेकिन हमें दूसरे की सांस भी सुनाई दे रही होती है, कैसे सांस ले रहा है ले रही है, तो उतना मतलब हमें ध्यान रखना है कि प्रोफेशनली हमें कैसे बात करनी है, ठीक है। तो हमें अपनी सांस लेने के तरीके को, ब्रीदिंग पैटर्न्स को भी हमें एनालाइज करना होता है जब हमें टेलीफोन एटिकेट प्रैक्टिस करना है। अब एक क्वेश्चन ये सैम्पल पेपर में था या मेन पेपर में था पिछले साल के, बट ये कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज बताइए। तो इसका आंसर क्या है? पहली डिफिकल्टी है टेलीफोन कम्युनिकेशन की कि आपको दूसरा व्यक्ति दिखता ही नहीं है। दूसरी है कि नॉइज हो सकता है, बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है। तीसरा है कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका अटेंशन कोई भटका सकता है। चौथा है कि आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब आपका इनंसिएशन पुअर है। इनंसिएशन जो वर्ड है इसका मतलब है आप शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। या फिर अनफेमिलियर एक्सेंट, मतलब ऐसा एक्सेंट जो आपको पता ही नहीं। एक्सेंट मतलब बात करने का तरीका, जैसे इंग्लिश के भी ना 2-3 एक्सेंट होते हैं, जैसे इंग्लिश का अमेरिकन एक्सेंट होता है और ब्रिटिश एक्सेंट होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जब आप जाओगे तो बोलते तो सभी, मतलब काफी लोग हिंदी है, लेकिन सबका हिंदी बोलने का स्टाइल भी अलग होता है क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है, उनका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है वो उसमें आता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी लैंग्वेज भी है वो सही होनी चाहिए, और लैंग्वेज सही ना होने की वजह से हमें टेलीफोन कम्युनिकेशन में आती है दिक्कत, तो इसलिए वो डिफिकल्टीज हो जाता है। अब यहां पर है वेज टू रिड्यूस दीज डिफिकल्टीज। इन डिफिकल्टीज से आप कैसे कोप अप करेंगे? सबसे पहले लिसन एक्टिवली, पहले ध्यान से सुनो, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जब आप सुन रहे हो किसी की बात तो इधर उधर नहीं सोचना है कुछ भी। सेकंड इज टर्न योर बैक ऑन एनी डिस्ट्रैक्शन। कोई भी पीछे से डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हेलो हाई बोल रहा है, आप उसको बोलो एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट ऑन अ कॉल विद समबडी, ठीक है। तीसरा, कीप नॉइज अराउंड यू टू अ मिनिमम, मतलब आसपास की जो आवाज है, अगर आपके सैलून में टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको कम कीजिए ताकि आप कॉलर की आवाज को क्लियरली सुन सको। उसके बाद फोकस सोलली ऑन द फोन कॉल। सोलली मतलब सिर्फ फोन कॉल पे आप फोकस कीजिए। स्पीक क्लियरली, साफ बोलिए। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब बीच में फीडबैक भी लो जब आप टेलीफोन में बात कर रहे हो ना, कि मैडम आपको समझ में आ रहा है, आई मीन आप ये कह सकते हो कि जो उसने बात बोली, जैसे अपॉइंटमेंट मुझे करना है 6 बजे का आज, तो आप वापस बोल सकते हो कि ओके मैम, सो आज आपको अपॉइंटमेंट में बुक कर देती हूँ 6 बजे, इज दैट राइट? तो ये क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग आप चेक कर रहे हो टेलीफोन एटिकेट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज XYZ सैलून, दिस इज दिस स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये एग्जाम्पल है, टेलीफोन कॉल को ओपन करने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो MCQ के लिए कि हमें कितनी रिंग्स में जो फोन है वो उठा लेना चाहिए। तो विद इन 3 रिंग्स, विद इन मतलब 3 या 3 से कम रिंग के अंदर ही फोन आपका उठ जाना चाहिए सैलून के अंदर, ठीक है। अगर आप 3 रिंग के बावजूद भी नहीं फोन उठा रहे हो, रिंग मतलब घंटी, कितनी बार घंटी बज रही है, राइट? तो अगर आप 3 घंटी बजने के बाद भी नहीं उठा रहे हो, पूरा बजा ही जा रहा है फोन, देन इट इज बैड, क्योंकि कस्टमर वेट कर रहा है, उसके बाद फिर वो आपसे सर्विस नहीं लेने आएगा सैलून में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 3 रिंग से पहले ही फोन को आंसर कर दें। 3 रिंग्स विल गिव यू टाइम टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप रोकिए और पहले फोन को आप आंसर कीजिए। जब आप फोन को आंसर करते हैं तो क्या करना है? पहला स्माइल कीजिए, ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है ग्रीट कीजिए। अनाउंस कीजिए अपने आप को। अनाउंस मतलब आप किस सैलून से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कॉलर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है। फिर नेक्स्ट है, आपको कॉलर की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है। आपको कॉलर की नीड के जो भी उसके जो क्वेश्चन है उसे क्लैरिफाई करना है। सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको रिपीट करनी है ताकि आपको सारी डिटेल आपके पास हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोबारा क्लाइंट को कॉल करके पूछना मैडम आपने यही कहा था ना, दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग। इसीलिए जब फोन कॉल चल रहा है उसी टाइम पे आपको सारी डिटेल सही से ले लेनी है। लास्ट देखिए, रिमेंबर यू डोंट नो हु इज ऑन द एंड ऑफ द फोन एंड फर्स्ट इंप्रेशन काउंट, मतलब आपको नहीं पता कि फोन के उस पार कौन है, इसीलिए आपका हर फर्स्ट इंप्रेशन काउंट करता है। फर्स्ट इंप्रेशन मतलब आप किस तरीके, हो सकता है कोई कॉलर पहली बार आपके सैलून में कॉल कर रहा है इंक्वायर करने के लिए कोई सर्विसेज, तो आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन हो गया ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर टेलीफोन कॉल को आप प्रोफेशनली उठाएं और उसको आंसर करें। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर्स नीड्स।
कस्टमर या क्लाइंट की नीड्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना है टेलीफोन पर, तो उसके लिए ना हम सवालों की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो हम पूछ सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? ओपन क्वेश्चंस, क्लोज्ड क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस एंड क्लोजिंग क्वेश्चन, जो कॉन्वर्सेशन को बंद कर सके। सबसे पहले देखते हैं ओपन क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, हाउ मे आई हेल्प यू। फोन उठाते ही आप बोलोगे ना, हेलो माय नेम इज सृष्टि, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्रिटिश मैन सैलून, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे हेल्प यू मतलब मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये ओपन क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें मैं सामने वाले से उत्तर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी सर्विस लेनी है, आपने किस कारण फोन किया है, राइट। तो ये ओपन क्वेश्चन हो गया क्योंकि आप कॉल के नेचर को एस्टैब्लिश कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिड यू वांट एन अपॉइंटमेंट टुडे, क्या आपको आज अपॉइंटमेंट चाहिए थी। तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट प्रॉब्ली येस और नो। तो जब भी किसी सवाल का आंसर येस और नो में होता है ना, तो वो क्लोज्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें छोटा सा आंसर लगता है, येस या नो। तो इससे क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को एस्टैब्लिश कर लेते हो या कंफर्म कर लेते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट डन टू योर हेयर टुडे, मतलब एग्जैक्टली आज आप अपने हेयर के साथ क्या करवाना चाहते हैं मैम। जैसे हेयर स्टाइलिंग होता है अलग अलग तरह की, तो अगर आपका सैलून ओनर जो है आपसे पूछ रहे हैं, तो ये किस तरह का सवाल है? ये प्रोबिंग सवाल है। प्रोबिंग मतलब जहां पे आप गैदर करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है, कि मुझे डिटेल दो, कुछ और रिक्वायरमेंट्स मुझे अपनी बताइए। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, सो आई एम राइटिंग दैट मिसेस शर्मा यू वुड लाइक टू टेक द 2:30 अपॉइंटमेंट टुडे फॉर अ फेशियल एंड हेयर। तो यहां पर ये रिपीट करिए कि मिसेस शर्मा को 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए फेशियल एंड हेयर के लिए। तो ये किस तरह का सवाल है? रिफ्लेक्टिव, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है, अंडरस्टैंडिंग शो हो रही है। आगे देखिए, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ मिसेस शर्मा, क्या इसके अलावा आपकी किसी तरह से मदद करनी है मिसेस शर्मा। तो इसमें आप कॉन्वर्जेशन को एंड कर रहे हो, कन्वर्जन नहीं है, कॉन्वर्जेशन है, ये एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगेन क्लोजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत को जो है बंद कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। तो ये 5 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है जो आपको 100% पता होने चाहिए। आप स्टडी मटेरियल दोबारा पढ़िए और इनको याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग भी आपका क्लोज्ड का ही आंसर है, एग्जाम्पल है। अब देखते हैं किस किस तरह के कॉलर आ सकते हैं टेलीफोन में, मतलब कॉलर्स की कैटेगरीज बताई हुई है यहाँ पे कि कॉलर, एक तो वो कॉलर है जो हरी में है, मतलब जल्दी में। कई बार ऐसा होता है ना, आपको शादी में जाना है और आपको लास्ट मोमेंट में अपना हेयर स्टाइल कराना है, मेकअप कराना है, तो उस मोमेंट में ऐसा अगर हो कि आप सैलून को कॉल कर रहे हो, वो उठा ही नहीं रहे, तो वो सही नहीं होगा। या फिर अगर सैलून में किसी ने पिकअप भी कर लिया कॉल, लेकिन वो आपकी क्वेरीज को ढंग से आंसर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। कॉलर कई बार फोन जो है कट कर देता है और किसी और सैलून को बुला देता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि भाई कॉलर हरी में हो सकता है, जल्दी में हो सकता है, तो आपको ब्रिस्क फटाफट काम करना है और एफिशिएंट रहना है। दूसरा कॉलर कैटेगरी है जिसके पास कंप्लेंट है, कोई परेशानी है उसको, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी बात को समझो और एक्शन लो। तीसरा कॉलर कौन हो सकता है? जो डिस्ट्रेस्ड है, जो बहुत दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपकी सर्विस से या किसी चीज से, तो उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? एम्पैथी की, कि आप उसकी भावनाओं को समझो, उसको रिस्पेक्ट दो कि वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से उसको फील हो रहा है, राइट। तो ये कॉलर की कैटेगरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स कि मैसेज लेते समय, जब आप टेलीफोन पे मैसेज ले रहे हो, अब सबसे पहला सवाल कि टेलीफोन पे मैसेज क्यों लूं मैं और किस कंडीशन में मैं लूंगी। देखिए, सैलून में अगर आपका जो क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है या फिर नया क्लाइंट है, उसको किसी एक स्पेसिफिक हेयर एक्सपर्ट से या स्पेसिफिक फेशियल एक्सपर्ट से, जो फेशियल्स करती हैं वहां पे, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, उनसे ही बात करनी है, सबसे बात नहीं करनी है। तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ब्यूटी थेरेपिस्ट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या फिर वो कहीं गई हुई है, या फिर वो किसी सर्विस में बिजी है। उस सिचुएशन में आपको मैसेज लेना पड़ेगा। तो मैसेज को लिखना कैसे और उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी आप किसी दूसरे थेरेपिस्ट के लिए या दूसरे स्टाफ मेंबर के लिए मैसेज लेंगे अपने सैलून में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ द पर्सन द मैसेज इज फॉर। जिस व्यक्ति के लिए मैसेज छोड़ा जा रहा है उसका नाम लिखिए, द कॉलर्स नेम, जिसने फोन किया उसका नाम लिखिए, और रिटर्न फोन नंबर, कॉल बैक करने का नंबर लिखिए, मैसेज लिखिए, टाइम ऑफ कॉल, कितने बजे फोन आया था, किस डेट पे आया था, और किसने वो कॉल रिसीव किया। ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके मैसेज के नोट में, जो कि आप अपने रिसेप्शन एरिया पे छोड़ेंगे, ताकि आते जाते स्टाफ मेंबर्स उसको देख सकें, और अगर किसी स्टाफ मेंबर के लिए कोई मैसेज छूटा हुआ है तो वो उस पर तुरंत एक्शन ले। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग मैसेजेस ऑन अ फोन कॉल। तो ये उसका आंसर है। आगे देखिए, पर्सनल टेलीफोन कॉल एथिक्स क्या होने चाहिए। एथिक्स मतलब मॉरल्स, कि मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो मैसेजेस जो है वो रिसेप्शन डेस्क पे छोड़ देने चाहिए। इमरजेंसी कॉल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली तब तक नहीं कॉल करेंगे सैलून में स्टाफ मेंबर्स के, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। उसके बाद कॉल कम से कम रखिए, और अपने पर्सनल यूज के लिए सैलून का फोन नंबर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे लाइन जो है वो एंगेज हो सकती है
और जो कस्टमर्स कॉल करने वाले हैं उनको मिलेगी लाइन जो है एंगेज, एंड देन दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, राइट। उसके बाद देखिए मोबाइल फोन्स जो है शुड बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्सनल कॉल्स ऑन योर लंच ब्रेक। तो जब आपका लंच होगा ना तब आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी टाइम आपको उसको स्विच ऑफ करना है या साइलेंट मोड में रखिए और उसको स्टाफ रूम में रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए? सैलॉन में सभी इंप्लॉयज से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। तो जब भी कोई नया ब्यूटी थेरेपिस्ट या कोई भी स्टाफ मेंबर ज्वाइन करे आपके सैलॉन में, तो आप उसको ये कोड ऑफ कंडक्ट बता सकते हो, सिखा सकते हो कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे सैलॉन का एंड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये फॉलो करो। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है? पहला, शो रिस्पेक्ट एंड बी फेयर एंड कर्टियस। रिस्पेक्ट मतलब सबको इज्जत दें, फेयर रहें, जस्टिस करें और कर्टियस रहें, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं। डू नॉट क्रिटिसाइज अदर स्टाफ और सैलॉन्स। दूसरे स्टाफ की या दूसरे सैलॉन्स की बुराई निंदा नहीं करनी है। ऑनेस्ट रहना है। कीप योर वर्ड मतलब अपनी जो आपने बात कही है उसको आपने रखना है। प्रोफेशनल मैनर में बिहेव करना है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्ट कीजिए मैनेजर को, सैलॉन ओनर को। और किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको आपको टॉलरेट नहीं करना है। रिलीजन, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ, गॉसिप, स्वेरिंग, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये सारी बातें करना इनअप्रोप्रिएट है सैलॉन में, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू हैंडल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन हुआ है क्लाइंट को, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, राइट। तो वंस अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एनी ट्रीटमेंट इज डायग्नोज, अगर डायग्नोज होता है तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसे टैक्ट और सेंसिटिविटी के साथ डील करें। आपका क्लाइंट जो है वो शाय हो सकता है, थोड़ा उसको अजीब सा लग सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस कंडीशन के बारे में बहुत तेज तेज नहीं बोलना है। क्लाइंट को रिएश्योर करना कि ये ठीक हो जाएगा और जो ट्रीटमेंट्स है वो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स उसको बताने हैं। उसके बाद प्रोफेशनल आपको बिहेवियर दिखाना है क्लाइंट्स के टुवर्ड्स, टॉलरेंस दिखानी है और रिस्पेक्ट भी उनकी तरफ शो करना है, ठीक है। आगे यहाँ पर इस पैराग्राफ, इन 3-4 पैराग्राफ्स में इंपॉर्टेंट किया है कि आप कोई भी रेशियल या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप कहीं पर भी सेक्स, रेस, डिसेबिलिटी, रिलीजन, ओरिएंटेशन या पॉलिटिक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर क्लाइंट्स आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं तो आपको सुनिए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं तो आप उन्हें डिस्करेज कीजिए कि इतना एक्सट्रीम पर्सनल इंटीमेट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है। और अगर वो कर भी रहे हैं शेयर तो आप डिस्क्रीट रहिए, आप उनकी बातों को रिपीट मत कीजिए, उसको लाउडली मत बोलिए, क्योंकि वो कुछ सोच के मतलब कन्फाइड कर रहे होंगे, मतलब हमें रिस्पेक्ट रखनी है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कोई ज़्यादा ही अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा है तो वहाँ पर हमें उसको रोकना होगा, राइट, टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन द सैलून। नेक्स्ट देखिए थिंग्स टू अवॉइड। अब यहाँ पर 2-3 डेफिनेशंस है, अल्कोहलिज्म, टोबैको एंड गुटखा। अल्कोहलिज्म क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है कंज्यूम कर लेते हैं, हमें अपनी डिफिकल्टी से कोप करने के लिए या सैडनेस की फीलिंग को अवॉइड करने के लिए जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहलिज्म के इल इफेक्ट्स क्या है? हार्ट डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सिरहोसिस मतलब लिवर खराब हो सकता है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, आपका काम में ध्यान नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगा, डिग्रेडेशन होगा सोशल स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में, मतलब लोगों के बीच में भी इज्जत कम हो जाती है। उसके बाद इंड्यूसेस विथड्रॉल सिम्टम्स लाइक एंजाइटी, ट्रेम्बलिंग, फटीग, हेडेक एंड डिप्रेशन। तो इससे विथड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, एंजाइटी होना, ट्रेम्बलिंग होना। ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपी, फटीग मतलब थकान, हेडेक मतलब सरदर्द, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन, राइट, फीलिंग सैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टोबैको वाला देखो, टोबैको इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। टोबैको में ये बताया गया कि हर 6 सेकंड में एक डेथ होती है। टोबैको की वजह से क्या होता है? ओरल कैंसर। टोबैको की वजह से सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है, स्मेल नहीं आती है कोई भी, और लंग कैंसर का भी रिस्क हो जाता है। फिर बात की गई है गुटखा। गुटखा जो लोग खाते हैं, 4000 केमिकल्स होते हैं, उसमें से 50 तो कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं, जैसे बीटल नट, टोबैको एंड फ्लेवर जो होता है। जो लोग गुटखा खाते हैं उससे उनके टंग, जीभ पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, माउथ उनका डिसफिगर हो जाता है, उनको सेंसिटिविटी हो जाती है हीट की तरफ, कोल्ड और स्पाइसेस की तरफ, उनको अपना जो माउथ ओपन करने में प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग हो जाता है, लंप हो जाता है, रफ स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे इम्पैक्ट है गुटखा खाने के, ठीक है। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग भी हो सकती है और माउथ कैंसर भी हो सकता है। लास्ट टॉपिक इस मॉड्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क वाला, ठीक है। सबसे पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। द गोल ऑफ एनी ब्यूटी सैलून, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द गोल ऑफ एनी ब्यूटी सैलून? क्या है ब्यूटी सैलून का गोल? एंटिसिपेट करना मतलब प्रिडिक्ट करना और फुलफिल करना क्लाइंट की नीड्स, ये गोल है हमारे ब्यूटी सैलून का। एंटिसिपेट करना क्लाइंट की नीड्स और फुलफिल करना क्लाइंट की नीड्स विद इन अ हेल्दी एंड हैप्पी सैलून एनवायरनमेंट, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो
फल फूल सके, थ्राइव कर सके। ठीक है, सैलून की टीम में अलग अलग लोग हो सकते हैं जिनकी अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेस है, लेकिन हमें टीम में काम करना है तो हमें ये कोशिश करना है कि हम सबकी स्ट्रेंथ्स को जानें और उसका फायदा मतलब हम देखें, लेवरेज करें, और जो वीकनेसेस है हम उन लोगों की जो वीकनेसेस है स्टाफ मेंबर्स की उसको भी हम इंप्रूव करें। दोनों चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है। आगे बढ़ते, हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीम मेंबर। तो टीम मेंबर अच्छा आप कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना है कि अच्छी टीम होने का मतलब क्या है। एक अच्छी टीम सैलून के अंदर वो होगी जिसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें इस हफ्ते, इस महीने या इस साल क्या अचीव करना है। सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी, उनके पास एक अच्छा लीडर होगा गाइड करने के लिए। गुड बैलेंस ऑफ प्लानिंग एंड एक्शन, प्लानिंग आप अच्छे से करेंगे सबके साथ और एक्शन अच्छा लेंगे। राइट नंबर ऑफ पीपल, मतलब आपकी स्टाफिंग जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपके लोग होने चाहिए आपके पास। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, टेलीफोन पे, रिटर्न, वर्बल, ओरल, जैसे भी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई सपोज एक व्यक्ति आज छुट्टी पे है तो आप कॉम्पनसेट करने चले गए, राइट। टॉलरेंस मतलब अगर किसी से गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो ये नहीं कि आप उस टीम मेंबर को बहुत ज्यादा सुनाने लग गए या उसके साथ मिस ट्रीटमेंट करने लग गए, तो टॉलरेंस दिखाना भी जरूरी है। जॉब रोल क्लियर होना जरूरी है कि जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए है तो वो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करेगा, जो स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए वो स्किन ट्रीटमेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मेकअप एप्लीकेशन के लिए वो मेकअप वाला काम करे। तो जॉब रोल जो है वो क्लियर होने जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब थोड़ा मजाक भी होना जरूरी है, हल्का फुल्का। द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स आपके होने जरूरी है। गुड लिसनिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एंथुजियास्टिक एंड कमिटेड टीम मेंबर्स। एंथुजियास्टिक मतलब जोश से भरे हुए, और कमिटेड मतलब कमिटमेंट दिखाएं, लॉयल्टी दिखाएं अपने सैलून के प्रति। अ फेयर बट डिसाइसिव लीडर, मतलब फेयर मतलब एक जस्ट लीडर, और डिसाइसिव मतलब जो फैसले ले सके सही समय पे। अगर हम इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट तो उससे पूरी टीम जो है वो इफेक्ट होती है। टीम स्पिरिट खत्म हो सकती है अगर ग्रुप का कोई भी एक मेंबर अपने हिसाब से काम करने लगे, अगर कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन हो जाए, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, टॉलरेंट नहीं हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 6 लोगों का सपोज स्टाफ है, उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, उन 2 ही लोगों पे बहुत सारा बर्डन है काम का, तो वहां पर भी टीम स्पिरिट खराब हो सकती है। जब जॉब रोल्स ब्लर्ड होते हैं और पीपल एनक्रोच अपॉन एरियाज दे शुड नॉट, मतलब जब जॉब रोल क्लियर नहीं कि किसको क्या काम कर रहा है, सब लोग सब कुछ करे जा रहे हैं सैलून के अंदर, तो वो किसका काम है? लीडर का या सैलून का जो ओनर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, या आपका भी इंपॉर्टेंट काम है एज अ टीम मेंबर कि आप लोग क्लियर करो कि किसका क्या रोल है सैलून के अंदर, ताकि आपके जो जॉब रोल है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड रहे और आप दूसरे के एरिया में कभी भी एनक्रोच ना करो। एज अ टीम मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए सैलून में कौन कौन स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या किसका क्या रोल है, आपको पता होना है एज अ टीम मेंबर। आपको पता होना चाहिए उनका क्या काम है, आपको पता होना चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है या फिर आपका मेंटोर कौन है वहां सैलून में। ठीक है, ये लास्ट चीज है ना, हाँ लास्ट रिमेंबर वाला ये जो डायलॉग बॉक्स में देख लीजिए कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पोलाइटली मांगेंगे, अगर आपका कलीग जो है आपसे हेल्प ले रहा है तो आप विलिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे, पोलाइट रहेंगे, आप प्रॉम्प्ट असिस्टेंस देंगे, बीइंग केपेबल एंड कॉम्पिटेंट रहेंगे। आप केपेबल मतलब आप टास्क को करने लायक रहो, और कॉम्पिटेंसी मतलब आप वो स्किल को बहुत बढ़िया तरीके से करो जैसा वो होना चाहिए वो काम। ठीक है, आप कभी भी दूसरों को मिसट्रीट ना करें, आप कोई भी ऐसा काम ना करें एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट जिसमें आपको ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, आप मिस्टेक्स को कवर अप मत कीजिए, कवर अप मतलब झूठ से उसको मतलब कवर अप उसको ढकिए मत कि नहीं नहीं ये तो आपकी मिस्टेक है, आपका स्किन ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ऑनेस्टली बताएं। ठीक है, नेवर कैरी आउट अ टास्क इफ यू आर अनश्योर, अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है तो वो काम ना करें, क्योंकि उससे क्लाइंट लॉस हो सकता है और आपका रेपुटेशन हार्म हो सकता है। उसके बाद देखिए, ऑलवेज चेक विद अ कलीग हु हैज मोर एक्सपीरियंस और इज एन अथॉरिटी, तो जो भी अथॉरिटी में है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उससे आप सलाह लोगे, और हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपसे क्या मांगा गया है, क्या पूछा गया है, उसके लिए आपको अच्छी लिसनिंग स्किल दिखाना बहुत जरूरी है, और वो आप कर सकते हो बाय नॉडिंग योर हेड। आप अपना हेड नॉड करके बता सकते हो कि आप एक्टिवली सुन रहे हो। ठीक है, एल्कोहलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत एल्कोहल कंज्यूम करना। कम्युनिकेशन का मॉडल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, आप ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ सकते हो, ये बुक से ही ली गई है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सैलून के एम्प्लॉयज किस तरीके से कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जिससे प्रोफेशनलिज्म जो है डेमोन्स्ट्रेट होगी, उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, खुद को कंडक्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ शुड अ सैलून रिसेप्शन एरिया बी ऑर्गेनाइज, ये पहला जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, रिसेप्शन एरिया की टाइडी होना चाहिए, फ्लावर वाला जो था वो फर्स्ट पेज में आपको दिख जाएंगे 4 पॉइंट्स, वो इसका आंसर है। हाउ विल यू प्रोवाइड अ केयरिंग एनवायरमेंट फॉर अ क्लाइंट, केयरिंग एनवायरमेंट बताया था ना कि मैगजीन्स रखिए, रिफ्रेशमेंट्स पूछिए, टी कॉफी पूछिए, ध्यान रखिए, तो वो सारे जो इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स में केयरिंग एनवायरमेंट के जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आंसर आएगा।
थर्ड देखो, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन। कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है पॉजिटिव इंप्रेशन में? कम्युनिकेशन से क्या होता है, क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है, एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है सैलून में, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आपके सैलून से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये भी मैंने आपको बताया। टेलीफोन कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी क्या होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को देख ही नहीं सकते, ठीक है, आपको उनके हाव भाव नहीं पता, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, राइट। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, नॉइज हो सकती है बैकग्राउंड, वो सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। फिर देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट सैलून स्टाफ का क्या होना चाहिए, अभी मैंने सिखाया है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। दूसरे सैलून्स की, दूसरे स्टाफ मेंबर्स की निंदा मत कीजिए, अपना काम ढंग से कीजिए, जॉब रोल्स को सही से स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है, और रिस्पेक्ट दीजिए अपने को वर्कर्स को, और किसी भी तरीके का इनटॉलरेंस ना दिखाइए। तो इसी के साथ ये सेशन यूनिट नंबर 4 क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस फिनिश होता है। कोई भी वर्ड अगर आपको इस यूनिट में नहीं समझ में आया, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, या कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट से मुझे जरूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।